इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं और विषय हिंदी। तो ये होने वाला है फरवरी 2024 में। तो इसको आप पूरा देखना है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं। तो इसमें आपने सही विकल्प को चुनना है। पहला है परमाणु में संधि विच्छेदन कीजिए। तो यहाँ पे आपने देखना है परमाणु किन दो शब्दों के मेल से बना है। तो इसका आंसर आएगा ग, जो कि है परम प्लस अणु। नंबर 2 जो कि है रसभरी समस्त पद समास का सही समास वर्ग चुने। तो इसका आंसर आएगा क, जो कि है रस से भरी। नंबर 3 मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा चुने। तो इसका आंसर आएगा ख, मित्रता। नंबर 4 जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर आएगा ग, सारिता। तो इसके आगे आपको मिल जाएगा निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्न में से सही विकल्प को चुने। तो यहाँ पर यह आपको मिल जाता है, इसमें आपने सही विकल्प चुनना है। पहला है कविता बाग दोहावली के अनुसार संत किसकी बाती निरक्षर विवेक करते हैं। तो इसका आएगा क, हंस की बाती। नंबर 2 कविता हम राज्य लिए मरते हैं में दुनिया का अन्नदाता कौन है। तो इसका आंसर आएगा क, किसान। नंबर 3 महेश कितने साल का था नर्स कहानी के आधार पर उत्तर दें। तो इसका आंसर आएगा ख, 6। नंबर 4 माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला। तो इसका आंसर आएगा ख, बेटे का। तो इसके आगे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, तो इसको पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला है फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं। तो इसका आएगा लास्ट ऑप्शन है, जो कि सदा मुस्कुराना। नंबर 2 किससे हमें खुश रहने का संदेश मिलता है। तो इसका आएगा लास्ट ऑप्शन, जो कि है फूल से। नंबर 3 सौरभ का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, जो कि है सुगंध। नंबर 4 प्रसन्न का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आएगा ख, फूल। सेकंड ऑप्शन ख, फूल। तो आगे भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, जो कि होंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ के रूप में। तो यहाँ पे सबसे पहले है ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ। सही विकल्प चुने। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है मुंह तोड़ जवाब देना, कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार। नंबर 2 जो कि है कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, जो कि है बहुत प्रिय होना। नंबर 3 आसमान से गिरा खंजूर में अटका लोकगीति का क्या अर्थ है। सही विकल्प चुने। तो इसका आएगा लास्ट ऑप्शन, जो कि है एक संकट से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना। तो इसके आगे आपको मिल जाएंगे, एक आपको मिल जाएगा पैराग्राफ मिल जाएगा, उसमें से आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। तो पहला प्रश्न है गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे। तो यहाँ पे आपको एक नंबर पाके इसका आंसर लिखा मिल जाएगा पैरा में। तो इसका आंसर आएगा वह एकता समानता प्रेम सत्य और शांति के प्रतीक थे। नंबर सेकंड उन्होंने लोगों को कौन सा मार्ग दिखाया। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेकंड आंसर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया। नंबर 3 गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म सच्ची पूजा क्या है। तो यहाँ पे इसका 3 नंबर पाके आपको उत्तर मिल जाएगा सच्चा धर्म और पूजा मानवता से प्रेम करना है। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, जो कि आस्था शब्द का अर्थ लिखिए। तो आस्था का शब्द अर्थ होता है विश्वास। नंबर लास्ट जो प्रश्न है उपयुक्त गंधाश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसके आगे आपको मिल जाएगा नंबर 6 पे निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथनों के सही होने पर हाँ और गलत होने पर ना नहीं में उत्तर दें। तो दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है। तो इसका आंसर आएगा हाँ। नंबर 2 दी गई, तो यहाँ पे आपने जो ब्रैकेट है उसमें सही का और गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला है आग और अनल का अर्थ वायु होता है। तो इसका आंसर आएगा गलत।
तो आगे आपको मिलेगा नंबर 3 पे आलोचना करने वाले को अनेक शब्दों में के लिए क्या कौन सा शब्द कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको खाली थामा मिल जाती है। तो यहाँ पर अनेक शब्द का एक शब्द होगा आलोचक। तो आगे आपको 4 नंबर पे मिलेगा शांति शब्द का विलोम विपरीत। शांति का जो विपरीत होता है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अशांति। तो आगे आपको 5 नंबर पे मिल जाएगा, सामने आपने इसके टिक करनी है तो नीचे आपको मिल जाएगा कल। तो कल क्या होता है, बीता हुआ दिन। तो इसलिए हम इस कल को सामने से टिक कर देंगे। तो आगे आपको मिलेगा लड़का लड़का ने पत्र लिखा, यह वाक्य शुद्ध रूप है। तो इसमें क्या गलती है, तो यहाँ पे लड़का नहीं होता, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा लड़के ने पत्र लिखा। तो यहाँ पे आपने पहले लिखना है नहीं। और अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो लड़के ने पत्र लिखा। तो यहाँ पे इसकी गलती बताओगे कि लड़के ने पत्र लिखा। तो इसके आगे हम देखेंगे। तो पहला यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर 7 पे, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलाने की बात अपनी पत्नी से पूछी। तो ये कथन सही है या गलत। तो सही होने पर सही का हाँ लिखें और गलत होने पर ना लिखें। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये कथन है, आपने देखना है कि ये सही है नहीं। तो ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा ये कथन नहीं, तो नहीं आप लिखोगे कि क्योंकि ये कथन नहीं सही है। तो अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा। आगे आप पहले आप नहीं लिख दोगे, आगे आपको लिखा मिल जाएगा राजा ने भ्रष्टाचार फैलाने की बात दरबारियों से पूछी। तो यहाँ पे वो गलत कथन था जो पत्नी से पूछा गया था। तो नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा हाँ। नंबर 3, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर 3 में सूखी डाली एकांगी में बेला का मायका लाहौर शहर था। तो इसका आएगा सही। नंबर 4 पे आपको मिलेगा देश के दुश्मन एकांगी में सुमित्रा के पुत्र का नाम डैश था। तो यहाँ पे आपको खाली थामा मिल जाती है। तो ये आपको मिल जाएगा इसका आंसर जयदेव। तो आगे आपको मिल जाएगा बाग बाग ख। तो यहाँ पे आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बट यहाँ पे हमने पांचों के पांचों प्रश्न कर रखे हैं। तो पहले हम सभी प्रश्न पढ़ लेंगे और उसके बाद सभी के उत्तर आपको दिखा देंगे। तो पहला प्रश्न है बसंती की आंख में आंसू क्यों आ गए, माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर उत्तर दें। नंबर 2 जो कि एहसास लघु कथा का उद्देश्य क्या है। नंबर 3 विश्वास पात्र मित्र को खुजाना अशुद्ध और माता क्यों कहा गया है, मित्रता निबंध पर आधार पर उत्तर दें। नंबर 4 जो कि है हम अपने देश के सौंदर्य बोध को कैसे चोट पहुँचाते हैं, मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर उत्तर दें। नंबर 5 है जो दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठते हैं, सूखी डाली एकांगी के आधार पर उत्तर दें। तो अभी सभी का उत्तर हम आगे देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न था बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए। तो इसका आंसर आएगा जब बसंती के बेटे ने उससे कहा कि वह आलीशान डबल बेड वाला कमरा उसी का है और वह जैसे चाहे वह वहाँ रह सकती है, टीवी देख सकती है, भजन सुन सुन सकती है। तो बसंती की आंखों में आंसू आ गए। तो दूसरा प्रश्न था एहसास लघु कथा का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा एहसास एक सामाजिक लघु कथा है। इसमें लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया है। लेखिका प्राय यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अपनी कहानियों की रचना करती है। मानवतावाद का समर्थन करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। उनकी लघु कथा एहसास शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। लेखिका का विचार है कि वह कि समाज में शारीरिक असमर्थता को किसी की कमी ना समझकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अपनी लघु कथा में लेखिका उद्देश्य को स्पष्ट करना पूर्णतः सफल रही है। तो प्रश्न नंबर 3 था जो कि विश्वास पात्र मित्र के बारे में था। तो वो आपको पहले ही बता दिया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने पर सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं,
कामियाँ दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार से विश्वास पात्र मित्र मिलने से ही सभी कामियाँ दूर हो जाती हैं। वह एक औषधि की समान हमें हमारी बुराइयों रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। तो नंबर 4 प्रश्न था जो आप कैसे चोट पहुँचाते हैं अपने देश के, तो यहाँ पे उसका आंसर लिखा मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पहले ही पढ़ा दिया गया था। तो इसका आंसर आएगा, जब हम अपने देश के प्रत्येक ऐसे स्थान को साफ स्वच्छ नहीं रखते तो हम देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुँचाते हैं। हमें अपना घर, मोहल्ला, गली, गांव, नगर आदि सभी की साफ सफाई स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 था जो कि दादाजी करमचंद की किस बात को से चिंतित हो उठते हैं, तो इसका उत्तर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। दादाजी परिवेश के अलग होने की बात से चिंतित होते हैं। उनके अनुसार उनका कुटुंब का एक बरगद का पेड़ है और वह किसी कीमत पर पेड़ की किसी भी डाली को अलग टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। तो इसके आगे आपको मिल जाएगा प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 6-7 पंक्तियों में देने हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे टोटल प्रश्न 5। तो हमने पाँचों के पाँच कर रखे हैं। तो पहला प्रश्न है, तो हम सबसे पहले सारे प्रश्न देख लेंगे, उसके बाद टोटल आपको सारे पाँचों के पाँचों उत्तर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, 2 कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चरित्र सृजन करें। नंबर 2, जो कि ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। नंबर 3, गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहाँ कहाँ और किन किन लोगों को क्या क्या उद्देश्य दिए। श्री गुरु नानक देव निबंध के आधार पर उत्तर दें। नंबर 4 है, जो कि सदाचार का तावीज निबंध में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो नंबर 5 आपको मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा प्रश्न है तो हम इसको थोड़ा बोल देते हैं। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता माजी, ऐसे दिव्य बलिदान पर देवता भी आश्चर्य चढ़ाते हैं। वह भी स्वर्ग से जय जयकार करते हुए देश पर निछावर होने वाले का स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आपने देख लेना है, सभी के प्रश्न को आपने देख लेना है। इसके आगे आपको इन सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न मिला था अरुणा का चरित्र सृजन। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे, अरुणा एक व्यवहारिक लड़की है। वह भौतिकता को महत्व ना देते हुए व्यवहारिक जीवन को देखती है। एक छात्रा होने के बावजूद भी वह समाज सेवा के प्रति समर्पित दिखाई देती है। उसके जीवन का उद्देश्य निर्धन, बेसहारा तथा निर्धन वर्ग के बच्चों की सहायता करना है। वह त्यागी और परोपकारी स्वभाव की है। अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती है। वह लौटने पर बीमार हो जाती है। चिता द्वारा भिखारन की मृत्यु का समाचार सुनते ही वह बच्चों की सहायता के लिए निकल पड़ती है। अपने आप की चिंता न करते हुए वह निरंतर बच्चों की मदद करती है। इस प्रकार वह मानवीय चरित्र के रूप में उभर कर सामने आती है तथा एक सच्चे कलाकार जिसके हृदय में करुणा ममता के रूप में उभरती है। तो प्रश्न जो सेकंड था वो था, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर मिल जाएगा आपको, ममता प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने अपनी प्रमुख यात्रा ममता के माध्यम से हमें एक आदर्श भारतीय नारी के चरित्र से अवगत कराया है। इस कहानी में हमें अपने जीवन में उचित आदर्श, कर्तव्य पालन और त्याग जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा मिलती है। हमें पता चलता है कि इतिहास बनाने में केवल राजा महाराजों का ही हाथ नहीं होता, बल्कि एक साधारण व्यक्ति भी इस कार्य में अहम भूमिका निभाता है। अत्यंत हमें कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कहानी में लेखक ने भ्रष्टाचार जैसे दैत्य पर कड़ा प्रहार किया है, जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक अवस्था में देश हित के लिए काम करना चाहिए। हमें सदैव अपनी धार्मिक भेदभाव के परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए तथा अपनी सभ्यता
संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। तो नंबर 3 पे आपको मिल जाएगा प्रश्न, जो कि है गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं दौरान कहाँ कहाँ और किन किन लोगों को क्या उपदेश दिए। तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, गुरु नानक देव जी ने 1499 1499 ईस्वी में से लेके 1522 ईस्वी के समय में पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण 4 दिशाओं की यात्रा की। इन यात्रा में गुरुजी ने असम, मक्का, मदीना, लंका तथा ताशकंद तक की यात्रा की। यात्रा के दौरान ही गुरुजी कई स्थानों पर उचित उपदेश द्वारा भटके हुए लोगों को सही मार्ग दर्शाया। हिमालय पर स्थित योगियों के केंद्रों में उन्होंने सही धर्म सिखाया तथा योग सिद्धों को जन सेवा का उपदेश दिया। हिंदुस्तान में घूमते समय गुरुजी ने पीरों, फकीरों, सूफी संतों को भी उचित मार्ग दिखाया। मौलवियों और मुसलमानों को भी ठीक मार्ग दिखाया। इस्लामी देशों में सांझ धर्म का उपदेश दिया। तो इसके आगे आपको लास्ट मतलब फोर्थ प्रश्न 4 नंबर प्रश्न मिलेगा, जो कि है सदाचार का तावीज पाठ में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सदाचार का तावीज एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें देश में फैले भ्रष्टाचार पर व्यंग कसा गया है। इसमें लेखक दिखाता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों में भ्रष्ट के अवसर मौके ढूंढ लिए जाते हैं। भ्रष्टाचार भाषणों से दूर नहीं होगा और ना ही स्लोगनों से। वाद विवाद करने और विचार करने से भी भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नागरिकों में नैतिक मूल्य, ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत जैसे गुण विकसित करने होंगे। जब देश के नागरिकों में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत और देश प्रेम जैसे गुण आ जाएंगे, देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा और तरक्की करेगा। सरकारी कर्मचारियों को जब संतोषजनक वेतन दिया जाएगा और आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी, तभी देश में रिश्वतखोरी खत्म होगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी नागरिकों और सरकारों को सच्चे मन और ईमानदारी से कोशिश करनी होगी, तभी देश भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट प्रश्न मिल जाएगा, जो कि नंबर 5 था। तो यहाँ पे इसका प्रश्न आप पढ़ सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो यहाँ पे इसका उत्तर मिल जाएगा। जयदेव की माँ जब बॉर्डर पर हुई घटना को सुनकर घबरा जाती है तो उनकी बहू उन्हें समझाते हुए कहती है कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जयदेव के पिता देश की सेवा करते हुए शहीद हुए थे। वह कहती है कि जो व्यक्ति देश की सेवा करते हुए बलिदान होते हैं, उनका तो देवते भी सम्मान करते हुए देश पर निछावर होने वालों का स्वागत करते हैं। कहने का अभिप्राय था कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो यहाँ पे पांचों प्रश्न आपके हो चुके हैं। तो लास्ट आपको बलिदान वाला था, ये भी हो चुका है। सारे प्रश्न आपके 5 के 5 हो चुके हैं। तो आगे आपको बाघ मिल जाएगा, बाघ ग। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले प्रश्न नंबर 4, जो कि है निम्नलिखित को हिंदी में अनुवाद करना है। निम्नलिखित यहाँ पे पंक्ति मिल जाएगी, कुछ भी आप बोलो इसको, जो कि पंजाबी में आपको मिल जाती है। कुदरत वालों सानू वक वक तरह के दरखत, हरियाली, ठंडी हवावां, रंग बिरंगे फुੱਲ, अनेक किस्मां दे फुੱਲ फल, पवित्र जल, सुहावने जंगल, पशु पंछी रूपी अनोखी दौलत मिली है। तो इसको आपने हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। तो आपको मैं एक बार पढ़कर दिखा देता हूँ। प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष, हरियाली, ठंडी हवाएं, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल, पवित्र जल, मन भावन वन, पशु पक्षियों के रूप में आदरणीय संपदा दी है। तो आगे आपको बाघ मिल जाता है, बाघ घर वाला जो होता है वो बाघ। तो यहाँ पे आपको ने 2 आपको मिल जाते हैं। एक आपको मिल जाएगा, एक पत्थर होगा। तो यहाँ पे ये वाला आपने देखना है, विज्ञापन का रूप का देखना है।
और दूसरा आपको मिल जाएगा एक आपने प्रिंसिपल के द्वारा वर्दी ना पहने स्कूल में जाने के लिए आपने कार्य के लिए कहा गया है, कार्रवाई करने के लिए क्या कहा गया है। तो हम ये वाला कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे आपको ऊपर इसकी मिल जाएगी लाइन, जो हेडलाइन है तो मिल जाएगी। तो नीचे आपने मिल जाएगा वर्दी ना पहनकर आने वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना। तो यहाँ पे आपकी तारीख आ जाएगी, जो आपकी आज की तारीख या कल की तारीख। स्कूल के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह प्रतिदिन स्कूल की वर्दी पहनकर पहनकर ही स्कूल आया करें। जो विद्यार्थी बिना वर्दी के स्कूल आएंगे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिन विद्यार्थियों के पास अभी भी वर्दी नहीं है उन्हें वर्दी सिलवाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। तो नीचे अब आपको लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल और आपके स्कूल का नाम, सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और आपके शहर का नाम रामनगर। तो यहाँ पे हम इन दोनों में से एक करना था, दोनों में से, तो हमने ये वाला कर लिया है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं कि आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बाग नेक्स्ट वाला मिल जाता है। तो यहाँ पे आपने दोनों में से एक करना है, इसमें से या इसमें से। तो हम कर लेंगे ये वाला, नीचे वाला। तो ये है, आपका नाम वनीता शर्मा है, आपका मकान 45 सेक्टर रोपड़ में रहते हैं। रोजाना बात पंजाब के समाचार पत्र के प्रमुख संपादक के नाम की एक जो बच्चों का अपराध है, जो एक अपराध विषय पर नोट पत्र लिखिए। तो यहाँ पे ये इसका मतलब होता है कि जो बच्चों से काम करवाया जाता है उस पर नोट लिखना है, आपने पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, नीचे आप लिखेंगे संपादक महोदय। तो आप जो अखबार को लिख रहे हैं उनका नाम दैनिक जागरण, और नीचे आपकी सिटी, जो आपका शहर है सिटी लखनऊ। तो नीचे आप लिखेंगे विषय कि किस बारे में आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाल श्रम समस्या का संविधान हेतु पत्र। तो यहाँ पे जो बच्चों से मजदूरी वगैरह कराई जाती है उसके आपने सब्जेक्ट में वो लिखना है। तो नीचे आप लिखेंगे महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान बाल श्रम की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। अगर आप फीमेल है तो चाहती हूँ लिख सकते हो, अगर मेल हैं तो चाहता हूँ लिख सकते हो। तो यहाँ पे आगे आप लिखेंगे सरकार ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी प्रयासरत है, लेकिन वह इनके वास्तविक समाधान की ओर ध्यान नहीं देती। आज भी सड़कों के किनारे काफ़ी संख्या में नाबालिग बच्चे दुकानदार, फुटपाथों तथा कारखानों में काम करवाया जाता है। बाल श्रम का व्यापक विस्तार भारत के अनियमित क्षेत्रों की पहचान बन चुका है। भारत में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक आकलन के अनुसार यह कम से कम 9 करोड़ बाल श्रमिक है। हालांकि कुछ गैर सरकारी संस्थाएं बाल श्रमिकों की संख्या इससे अधिक बता रही है। भारत में तो बाल श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा खतरनाक कार्यों में भी लिप्त है। इन बच्चों को कुछ पैसा देकर इनके मालिक इनसे ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करवाते हैं। कम पैसे में यह बच्चे अधिक कार्य करते हैं तथा अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाते। यही कारण है कि इन्हें कारखानों के मालिक बच्चों के शोषण का कोई भी अवसर नहीं गंवाते। इसी कारण बाल श्रम निषेध व कानून को जो यह कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वह कार्य जो उनके जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकार हो ना दिए जाएं, कागज़ पर वह प्रभावी दिखाई देता है। इस कानून के सार्थकता तभी पूर्ण होगी जब कारखानों ईंट
ईंट के तथा घरेलू नौकर के रूप में बंधुआ मजदूर बने बच्चों को विषम परिस्थितियों से निकाल कर उन्हें एक सहज व स्वस्थ बचपन लुटाया जा सके। सरकार ने बाल श्रम के संबंध में जो कानून बनाया है उससे ही केवल बाल श्रम की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने पत्र के माध्यम से सरकार को यह बात पहुंचाना चाहता हूं, ये चाहती हूं, आप बोल सकते हो, कि वह इस संबंध में कड़े कानून बनवाएं और साथ ही गैर सरकारी संगठनों को भी बाल श्रम की समस्या के संविधान को के लिए सम्मिलित करें। स्वयंसेवकों को भी शामिल करके मुहिमों में तेजी लाई जा सकती है जिससे बाल श्रम की समस्या जड़ से समाप्त हो सके। तो नीचे आ जाएगा स्वयं धन्यवाद भवदीय। तो नीचे आपका नाम। तो ये आपका हो चुका है, ये पत्र जो आपने बाल श्रम के बारे में लिखा था तभी आपको भी अभी अभी कराया। तो इसके आगे आपको मिलेगा नंबर 7 पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद करें। यहाँ पे आपने 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो हम यहाँ पे आपको 3 दिए गए हैं। तो पहला है मेरे जीवन का लक्ष्य, और दूसरा है गांव का खेल मेला, तीसरा है प्रकृति का वरदान, पेड़ पौधे के बारे में आप लिख सकते हो। तो हम जो करेंगे, जो सेंटर वाला है गांव का खेल मेला, तो इसके बारे में हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा गांव का खेल मेला। तो सबसे स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव किशनपुरा में वार्षिक खेल मेला का आयोजन किया गया है। इन खेलों में ऊंची ऊंची कूद, साइकिल दौड़, 100 मीटर, 200 मीटर, कबड्डी, कुश्ती तथा रेलगाड़ियों की दौड़ को शामिल किया गया है। सारे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। बच्चे, नौजवान, बूढ़े तथा स्त्रियों सभी गांव के खेल मेले को बड़े उत्साह से देखने पहुंचे। यह खेल मेला 2 दिन तक चला। खेल का उद्घाटन गांव के सरपंच द्वारा किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की कि वह लगन तथा मेहनत से खेलों तथा भविष्य में देश का नाम रोशन करें। पहले दिन ऊंची कूद, साइकिल दौड़, 100 तथा 200 मीटर खेलों का आयोजन किया गया। दूसरे दिन कुश्ती, कबड्डी तथा साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। कुश्ती व कबड्डी के खेलों ने सभी गांव वासियों का मनोरंजन किया। अंत में रेलगाड़ियों की दौड़ ने भी सभी का खूब मनोरंजन किया। इसके बाद भंगड़े ने लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। अतिथि द्वारा जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम बांटे गए। सचमुच हमारे गांव का खेल मेला बहुत ही रोचक तथा रोमांचकारी होता है, जिसकी लोगों को साल भर प्रतीक्षा रहती है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला हो चुका है। तो हमने जो सेंटर वाला किया था गांव का खेल मेला, तो आगे हम करेंगे बाग च। तो यहाँ पे आपका नाम जो भी आपने बताया गया है। प्रश्न 8 जो कि है, मान लीजिए आपका नाम पूनम कुमारी है। आपका राजधानी बैंक शाखापुर रायपुर में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है, अकाउंट नंबर ये है। आपको अपने खाते में से 6500 रुपये, 6500 रुपये निकालने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित पत्र भरना है। तो यहाँ पे आपको जो निकालने का पत्र है तो ये भर देना है। तो पहले आपने आपका नाम लिखना है, जो आपका नाम है पूनम कुमारी। खाता नंबर आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा ऊपर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3433413057। तो ये वाला लिखा गया है, तो इसको आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपने कितनी रकम निकालनी है वो लिखनी है, जैसे कि 6500 लिखना है। तो यहाँ पे आपने अंकों में लिखना है। उसके बाद आपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 6500, और लास्ट में आपने अपने साइन कर देने हैं, जो कि आपके नाम है पूनम कुमारी। तो ये आपका फिल हो जाएगा। तो अथवा आपको एक है जिसमें आपने जमा करवाने हैं। तो मान लीजिए आपका नाम देजनपुरी है,
धनजयपुरी है, आपका शांति बैंक शाखा में बचत खाता है जिसका अकाउंट नंबर ये है। आपको अपने इस खाते में 18,000 रुपये जमा करवाने हैं, तो यहाँ पर आपने एक पत्र लिखना है, पत्र भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने आपका अकाउंट नंबर लिखना है, उसके बाद आपने नाम लिखना है, तो उसके बाद आपने कितनी रकम आपने जमा करवानी है वो लिखनी है। उसके बाद शब्दों में लिखना है जो कि 18,000 आपका ऐसे पड़ेगा। और लास्ट में आपने आपके हस्ताक्षर हस्ताक्षर करने हैं, जो कि धनजयपुरी के आप कर दोगे तो आपका ये फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा सुंदर लिखाई, जिसके आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में।